गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकबर की साम्राज्य विस्तार नीति, जिसमें हम दो भागों में बांट करके उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो था उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार, उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार, और दूसरा था दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार। तो आज हम उत्तर भारत में अकबर के साम्राज्य विस्तार की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं कि किस प्रकार से उत्तर भारत के कौन कौन से राज्यों में राजनीतिक सत्ता को हासिल करके अपने क्षेत्रों में वृद्धि करके उत्तर भारत में एक मुगल साम्राज्य ने पांव पसारे, मुगल साम्राज्य का प्रसार हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा अभियान की। मालवा अभियान सबसे पहला जो अभियान था अकबर का, मालवा अभियान था। इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और इसके बारे में जो है हम दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मालवा पे आसफ आजम खान को सेना लेकर के अकबर ने भेजा था, और मालवा जो है दक्षिण भारत में जाने के लिए मुख्य मार्ग था। तो दक्षिण भारत में अकबर को अपना आधिपत्य चाहिए, राजनैतिक पैठ बनानी है और वहां पे जाना है, तो उसके लिए मालवा के से होकर गुजरना पड़ता था। और दक्षिण भारत में जाने के लिए मुख्य मार्ग होने के कारण, सामरिक दृष्टि से महत्व होने के कारण मालवा पे अधिकार करना अकबर के लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए उसने जो है मालवा पे आक्रमण करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी के साथ आजम खान को भेजा। यहाँ पे महामंगा का पुत्र था आजम खान। तो आजम खान एक क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति था। उसने मालवा के राजा को हरा दिया, और जिससे मालवा का राजा भाग खड़ा हुआ, और उसने जो है उसकी प्रजा पे भारी अत्याचार किए, लूटपाट मचाई। यहाँ पे मालवा के शाही खजाने को लूट लिया गया, और उसके बाद मालवा के शाही खजाने की लूट के बाद आजम खान ने वो अपना जो है लूट का जो सामान है और जो हरम की जो सुंदरियां थी, दासियां थी, वो सारी चीजें अपने पास रख ली। यहाँ पे अकबर को जब पता चला तो वो क्रोधित हुआ, और क्रोधवश उसने जो है आजम खान को पकड़ लाने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजी। तो यहाँ पे आजम खान को पकड़ लाया गया, और यहाँ पे अकबर के द्वारा चौबारे के जीने से धक्का दे करके उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार से मालवा का जो अभियान था उसमें लूटी गई संपत्ति सारी अकबर के खजाने का हिस्सा हो गई, और यहाँ पे मालवा दक्षिण में जाने के लिए जो मुख्य मार्ग अकबर को चाहिए था उस पे अकबर का कब्जा हो गया। दूसरा जो अभियान था अकबर का उत्तर भारत में, वो था जौनपुर, चुनार और मेड़ता का अभियान। भारत का सिराज कहे जाने वाले जौनपुर पे अभियान करने के लिए अब बाबर ने एक सैनिक टुकड़ी भेजी। यहाँ पे जो उज्बेक नेता थे, जो मिर्जा थे, उन्होंने विद्रोह कर रखा था, और उनके विद्रोह को दबा करके बड़ी आसानी से अकबर की सेनाओं ने जौनपुर को कब्जे में ले लिया। उसके बाद चुनार के दुर्ग को मुगल सेना ने घेर लिया। फिर जो है मेड़ता के दुर्ग पे भी उन्होंने अपना आधिपत्य पा लिया। इस प्रकार से इन छोटे छोटे क्षेत्रों को, छोटे छोटे दुर्गों को अपने आधिपत्य में ले करके अपने साम्राज्य विस्तार की जो अभियान थे उनमें मुगल सेनाओं ने तेजी लाई। उसके बाद बात करते हैं अकबर के तीसरे अभियान की, गोंडवाना अभियान की। गोंडवाना अभियान अकबर का ये मुख्य अभियान कहा जा सकता है, जिसमें अकबर ने 1564 में गोंडवाना क्षेत्र को जीतने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजी। यहाँ पे गोंडवाना जो क्षेत्र था उस समय पे 48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र था। तो इसकी अपनी विशेषता थी, सामरिक महत्व था। यहाँ पे रानी रूपमती का शासन था, और वो अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में यहाँ पे शासन कर रही थी। काफी वीर स्त्री थी।
तो उस समय जो है, सॉरी, रूपमती की हमने बात की है, दुर्गावती नाम है उसका। तो दुर्गावती काफी वीर स्त्री थी। अपने पुत्र वीर नारायण की सुरक्षिका के रूप में उसने जो है शासन व्यवस्था को पूरी तरह संभाल रखा था। यहाँ पे मुगल सेना और जो है मुख्य सेनापति गोंडवाना अभियान के लिए 1564 में आए। गोंडवाना में जो है काफ़ी कस्बे, नगर और किले थे जो सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, धन धान्य से संपन्न थे। और यहाँ पे जीत हासिल करके अकबर अपने साम्राज्य की वृद्धि करना चाहता था। तो यहाँ पे 1564 में अभियान किया गया। तो पहली जो मुठभेड़ हुई मुगल सेनाओं की और रानी दुर्गावती की, उसमें रानी दुर्गावती ने मुगल सेनाओं को करारी पराजय दी और इस प्रकार से पहली मुठभेड़ में मुगल सेनापति हार गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। यहाँ पे आसफ खां मुगल सेनापति सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो उसने हार नहीं मानी। दोबारा से सेना को एकजुट करके, इकट्ठा करके दोबारा से रानी दुर्गावती पे उसने आक्रमण कर दिया और यहाँ पे दुर्गावती को उसने पछाड़ दिया। तो इस प्रकार से दुर्गावती को पछाड़ने का मतलब ये था कि दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण को उसने घायल कर दिया और यहाँ पे दुर्गावती का मनोबल टूट गया। और मनोबल टूटने के कारण अब उसको अपनी हार निश्चित दिखने लगी, जिसके कारण से उसने आत्महत्या कर ली। यहाँ पे अपने सम्मान को बचाने के लिए और अपमानित होने से बचने के लिए रानी दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली। उसका पुत्र वीर नारायण घायल हो गया था, उसको पकड़ लिया गया, पकड़ के मार दिया गया। और यहाँ पे विभिन्न राजपूत स्त्रियां उन्होंने जो है जोहर कर लिया और अपने आप का जिंदा आत्मदाह कर लिया। तो यहाँ पे गोंडवाना क्षेत्र पे मुगलों का कब्जा हो गया और मुगल उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य और ज़्यादा जो है फैल गया। यहाँ पे चौथा जो अभियान था वो था चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय 1567-68 में। तो यहाँ पे चित्तौड़ विजय के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो है ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर उत्तर भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा अपने साम्राज्य प्रसार की भावना से साम्राज्य में वृद्धि करता है, अपने जो आधिपत्य में भूमि का क्षेत्रफल यदि वो बढ़ाना चाहता है, तो उसको राजस्थान पे अपनी पैठ बनाए बिना जो है वो अपने आप को साबित नहीं कर सकता। और राजस्थान में जैसे छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उन पे अकबर का कब्जा हो गया था, लेकिन जो मुख्य शक्ति कहे जाने वाला चित्तौड़ था, चित्तौड़ पे विजय अब तक नहीं हासिल की थी अकबर ने। तो उस पे विजय हासिल करने के लिए जो है उसने अपनी सेना की टुकड़ी ली जो उसको काफ़ी काबिल लगती थी। उसके साथ जो है उसके नेतृत्व में अकबर ने स्वयं नेतृत्व संभाला और स्वयं कमान संभाल के अगुवाई की। और 1567 में वो मैं चित्तौड़ अभियान के लिए जो है चित्तौड़ विजय के लिए निकल पड़ा। तो यहाँ पे उस समय वहाँ पे राणा उदय सिंह का शासन था और राणा उदय सिंह ने जैसे ही अकबर के साथ इतनी बड़ी सेना देखी तो वो जो है अपने प्राण बचा करके भागने लगा। और यहाँ पे उसके प्राणों की रक्षा का दायित्व उसके दो मुख्य जो विश्वास पात्र थे, स्वामी भक्ति जो उसके मित्र थे, वो जो है उन्होंने जयमल राठौर और पत्ता सिंह, दो व्यक्ति जो मुख्य उसके विश्वास पात्र थे, उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए अरावली की पहाड़ी की गुफाओं में उसको छुपा दिया और वहां से उसको सुरक्षित निकाल दिया। तो इस प्रकार से चित्तौड़ के किले से उसको निकाल दिया गया। राणा उदय सिंह अब जीवित था और वो जो है उसको निकाल दिया गया था। तो मुगल सेना 3-4 महीने के घेरे डाले बैठी रही और यहाँ पे दोनों ओर से कोई भी खास प्रतिक्रिया युद्ध की नहीं हुई। इसके बाद जो है मुगल सेनाओं की ओर से अकबर ने आदेश दिया कि बारूद से किले की दीवारों को उड़ा दिया जाए। यहाँ पे मुगल सेनाओं ने अपने राजा के आदेश पे बारूद से दीवारों को उड़ाने का निश्चय किया और वो उन्होंने किले की दीवारें खंडित करनी शुरू की। तो
तो जयमल राठौर और पत्ता सिंह ने यहाँ जो है शूरवीरता का परिचय देते हुए, शौर्य का परिचय देते हुए अंदर ही अंदर दीवारों की मरम्मत करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे एक भारी मुठभेड़ अब राजपूतों के और अकबर के मध्य देखी जा सकती है। तो यहाँ पे राजपूत भी भयंकर उत्साह से युद्ध में कूद पड़े और मुगलों को जो है मारकर गिराने लगे। तो यहाँ पे जयमल राठौर जो है अकबर द्वारा घायल कर दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे जयमल राठौर की मृत्यु के बाद उसको अब बच गया था पत्ता सिंह, तो अकबर ने यहाँ पे कत्लेआम का आदेश दे दिया और वो पूरी तरह से किले पे फतह हासिल करना चाहता था। यहाँ पे कहते हैं कि अकबर के द्वारा दिए गए उस कत्लेआम में 30,000 राजपूतों को मौत के घाट सुला दिया गया। हम राजपूतों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए केसरी वस्त्र धारण कर लिए और केसरी वस्त्र धारण करके वो युद्ध में कूद पड़े और इस प्रकार से अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने किले को बचाने की, किले को फतेह होने से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे और इस तरह से 30,000 राजपूतों को अकबर के द्वारा दिए गए कत्लेआम के आदेश के कारण जो है मार डाला गया। यहाँ पे पत्ता सिंह को भी मार डाला गया और इस प्रकार से दो मुख्य जो धुरंधर धूरवीर जो एक अच्छे युद्ध करने वाले जो मुख्य राजपूतों के जो सेनापति थे वो दोनों ही मारे गए। तो यहाँ पे अकबर जयमल राठौर और पत्ता सिंह की वफादारी से काफ़ी खुश भी था और उसकी खुशी का हम अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि वो इतना उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जो है दोनों की मूर्तियां बनवाई और यहाँ पे जो चित्तौड़ का जो विजय अभियान वो करके लौटा था किले के मुख्य द्वार पर उसने उन दोनों की मूर्तियां बनवाई। तो इस प्रकार से इस कत्लेआम की विभिन्न इतिहासकारों ने आलोचना भी की है और अकबर के द्वारा युद्ध में कत्लेआम का ये आदेश पहली और अंतिम दफा दिया गया था। उसके बाद अकबर ने कभी भी युद्ध को जीतने के लिए कत्लेआम का आदेश नहीं दिया। तो यहाँ पे जो बची हुई जो राजपूत स्त्रियां थी उन्होंने जौहर कर लिया और अपने आत्मरक्षा के लिए जो है उन्होंने जौहर की प्रथा को अपनाया। तो इसके बाद हम बात करते हैं कालिंजर अभियान की। कालिंजर अभियान 1569 ईस्वी में और कालिंजर चित्तौड़ पे विजय करने के बाद जो है कालिंजर की ओर देखा अकबर ने और यहाँ पे अपनी सेना की टुकड़ी को भेजा गया। कालिंजर उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के पास पड़ती हुई जगह है और कालिंजर का जो शासक था वो निहायत ही जो है विलासी और निकम्मा शासक साबित हुआ और बड़ी आसानी से उसने जो है अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। लेकिन थोड़े समय पश्चात उसके पुत्र ने विद्रोह कर दिया जिसको पकड़ के बंदी बना लिया गया और यहाँ पे कालिंजर अभियान पूर्णतः सफल रहा। इसके बाद बात करते हैं हम रणथंभौर विजय की। ये भी 1569 में जो है अकबर ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को जीतने के रणथंभौर को जीतने के उद्देश्य से भेजा था और यहाँ पे रणथंभौर का जो दुर्ग था वो जो है इन्होंने खैर चित्तौड़ से आते हुए ही उस पे अभियान किया था। तो चित्तौड़ से लौटते समय रणथंभौर का दुर्ग बीच में पड़ता था और उसका भी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व था और यहाँ पर भी राजपूतों का शासन था। तो यहाँ पर रणथंभौर पर मुगल सेना टूट पड़ी और थोड़े से समय में ही थोड़ी सी झड़प के बाद मुगल सेनाओं ने रणथंभौर के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ का जो आधिपत्य था वो अब मुगलों के पास आ गया। यहाँ पे रणथंभौर का जो शासक था वो सुरजन राय था। सुरजन राय ने एकदम से ही जो है अकबर का आधिपत्य स्थापित कर लिया था, लेकिन थोड़े समय पश्चात
जो विभिन्न आसपास के क्षेत्रीय राजा थे, उसका पुत्र युवा हो रहा था, तो उन्होंने जो है 1569 में दोबारा से अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मुगल सेनाओं ने उस विद्रोह को बड़ी ही आसानी से दबा दिया, जिसके कारण से रणथंभौर का जो दुर्ग था वो भी पूर्णतः अकबर के आधिपत्य में आ गया। अब हम बात करते हैं 7th अभियान की, जो अकबर ने किया था, 7वां अभियान। 7वां अभियान था मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर की विजय। मारवाड़, जैसलमेर, मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर की यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यही है स्टूडेंट्स की ये सारे ही राजस्थान के एरिए की छोटी छोटी रियासतें थी। तो यहाँ पे मारवाड़ के शासक ने जो है विभिन्न जो आसपास के क्षेत्रीय जो राजपूत राजा थे उनको इकट्ठे किया और सारे ही राजाओं ने मिल करके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसमें मारवाड़ का राजा, जैसलमेर का राजा और बीकानेर का राजा शामिल है। तो उन्होंने उसकी अधीनता आराम से ही स्वीकार कर ली और वहाँ पे जो है कराधीन क्षेत्र के तहत उनको अकबर का आधिपत्य उन्होंने स्वीकार कर लिया और बहुत सारे जो राजपूत राजाओं से उसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इसके बाद है गुजरात विजय। गुजरात विजय 1572-73। तो अब गुजरात में बहादुर शाह का शासन था और गुजरात पर विजय करना अकबर के लिए मुख्य जिम्मेदारी थी। तो गुजरात को वो कैसे जीते, ये उसके सामने समस्या भी थी। हालांकि गुजरात पे अकबर की नज़र ही क्यों पड़ी, क्यों वो चाहता था, जैसे कि राजस्थान के काफ़ी सारे एरिए पे अब अकबर का आधिपत्य हो गया था, चाहे उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की हो, चाहे उसने करद क्षेत्रों के अधीन अपनी स्थिति सुदृढ़ की हो, चाहे उसने युद्धों का सहारा लिया हो। तो यहाँ पे गुजरात में ऐसा क्या था जिसके कारण से गुजरात को वो अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो उसके लिए कुछ कारण जिम्मेदार थे, जैसे कि एक तो गुजरात का सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व था, दूसरा हुमायूं के समय में जो है गुजरात पे हुमायूं का कब्जा हो गया था। तो अकबर जो है अपने पिता के द्वारा जीते गए जगह पे अपना पैतृक अधिकार मानता था कि वो जो जगह है वो मेरे ही कब्जे में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिता ने उसको विजित किया था। तीसरा, वो धन धान्य से संपन्न प्रदेश माना जाता था। चौथा, वो एक बंदरगाह क्षेत्र था, वहाँ पे व्यापार के लिए बहुत ही सुलभता थी और बंदरगाह क्षेत्र होने के कारण भी अकबर उसको जीतना चाहता था। फिर उसके बाद एक और अन्य कारण था कि वहाँ पे वो मिर्जा लोग इकट्ठे हो रहे थे और विद्रोह कर रहे थे और वो मुगलों के प्रति, अकबर के प्रति षड्यंत्र रच रहे थे, तो उनका वो गढ़ बन गया था, तो उनको भी जो है दंड देना जरूरी था। तो ये कारण थे जिसके कारण से अकबर ने गुजरात विजय की सोची और वो गुजरात पे अभियान के लिए निकला। तो यहाँ पे मुगल सेनाओं को उसने प्रशिक्षित करवाया और मिर्जाओं के दल पे आक्रमण करने के लिए और गुजरात पे विजय हासिल करने के लिए अकबर निकल पड़ा। यहाँ पे 1572-73 में उसने गुजरात पे आक्रमण किया। तो यहाँ पे मोहम्मद शाह के नाम से एक व्यक्ति अहमदाबाद का शासक था। अहमदाबाद का वो शासक कोई वीर या शूरवीर शासक नहीं था जो मुगल सेना का सामना कर पाता, और छोटी सी मुठभेड़ में ही केवल उसको जब ये पता चला कि मुगल सेना वहाँ पे आक्रमण करने के लिए आ रही है तभी वो भाग खड़ा हुआ और वहाँ पे 1572 में अहमदाबाद के आसपास के एरिए पे मुगलों ने अपनी विजय का झंडा फहराया। तो यहाँ पे जो विभिन्न जो तुर्की लोग यहाँ पे रह रहे थे या पुर्तगालियों का आगमन हो गया था, आसपास के जो सूरत का जो क्षेत्र था, तो इन क्षेत्रों पे अब पुर्तगालियों को या फिर और लोगों से स्वतंत्र कराना अब अकबर की जिम्मेदारी थी। तो अकबर की जो सेना थी उस सेना ने गुजरात में सूरत जगह पे एक भयंकर मुठभेड़ में मिर्जाओं के गढ़ से जीत हासिल कर ली और यहाँ पे
सूरत को लौट करके अकबर वापस आ गया। तो इस प्रकार से सूरत विजय के बाद वो वापस इसीलिए आया था क्योंकि उसको ये सूचना मिली थी कि कुछ एक मिर्जाओं ने उसके जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे आक्रमण कर दिया है और उसको बचाना भी जरूरी था। तो इसीलिए गुजरात को विजय करके 1572-73 में अकबर अपनी सेना सहित वापस लौट आए। यहाँ पे गुजरात विजय अकबर की मुख्य विजय मानी जा सकती है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान और बंदरगाह क्षेत्र को जीतने का ये जो जज्बा था अकबर का, ये काफी कारागार भी साबित हुआ। हालांकि आगे चल के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया है। कुछ एक इतिहासकार कहते हैं कि बुलंद दरवाजा जो है वो दक्षिण भारत को जीतने के उपलक्ष्य में उसका निर्माण हुआ है, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाने बारे सहमत हैं। और उस दरवाजे की जो लंबाई है जमीन तल से वो 176 फुट ऊंचा है और उसमें बहुत सारी सीढ़ियां हैं। डेटा के अनुसार 52 या 54 सीढ़ियों की उसमें गणना की गई है। तो इस प्रकार से 52 या 54 नहीं, 176 280 फुट ऊंचे दरवाजे में 176 सीढ़ियों के होने की गणना उसमें की गई है। और ये जो दरवाजा है, दरवाजे की लंबाई जो लंबाई को यदि हम देखें तो वो 50 से 60 फुट के बीच में जो है उसकी लंबाई मापी जा सकती है, जिसमें विभिन्न इतिहासकारों ने उसका डेटा 52 या 54 दिया है। तो यहाँ पे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। और बुलंद दरवाजा जो है उसमें लगे हुए किवाड़, उसमें की गई नक्काशी आज भी यूं की यूं देखने को प्रतीत होती है और फारसी और हिंदू कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी को भी अकबर ने थोड़े समय के लिए अपनी राजधानी बनाया था, लगभग 14-15 साल के लिए, और बाद में वहाँ पानी की कमी हो जाने के कारण उसने अपना राजधानी स्थानांतरण कर लिया था। और यहाँ पे कहते हैं कि अकबर को संतान नहीं हो रही थी और संतान न होने के कारण वो विभिन्न संतों के पास, विभिन्न मुल्लाओं के पास गया और शेख सलीम चिश्ती की दुआओं से जो है उसको संतान हुई और शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही अपने पुत्र का नाम उसने सलीम रखा था। तो इसीलिए जो है उसने वहाँ पे राजधानी भी बनाई फतेहपुर सीकरी को और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, बुलंद दरवाजा है, उसके अंदर की 4 दीवारी में जो है जामा मस्जिद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो कि संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई जो है उस समय की उत्कृष्ट कृति है। तो इस प्रकार से जो है गुजरात विजय अकबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके बाद बात करते हैं हम बंगाल और बिहार की विजय। बंगाल और बिहार की विजय। बंगाल और बिहार की विजय 1574 में। यहाँ पे सूर्यवंश के पतन के बाद जो है बिहार पे अब हुमायूं के बाद अकबर का कब्जा था। तो यहाँ पे बिहार पे अकबर का वैसे ही कब्जा हो गया था क्योंकि सूर्यवंश के अंतिम सूर्यवंश का जो अंतिम अफगान सम्राट था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसका पुत्र जो है अब अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए और मुगलों से बदला लेने के लिए अपने नेतृत्व में सेना को एकत्रित कर रहा था। तो यहाँ पे उसने जो है सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मुगल सेना के गवर्नर ने यहाँ पे बिहार से उसको पूरी तरह खदेड़ दिया। बंगाल जाके जो है उसने मोहम्मद शाह के नाम से अपनी शक्ति को संगठित करके अब अकबर के खिलाफ योजनाएं बनानी शुरू कर दी, तो उसको वहां से भी खदेड़ दिया गया। तो इस प्रकार से बंगाल और बिहार दोनों ही जगहों को अब अकबर के आधिपत्य में जो है लाया गया और अकबर का बंगाल और बिहार पे जो आक्रमण था वो सफल रहा। तो यहाँ पे जो मुनीम खां उसका प्रधानमंत्री था, मुनीम खां ने यहाँ पे कूटनीति का सहारा लेकर के इसको जितवाया था। उसके बाद है मेवाड़ के शासक
राणा सांगा के विरुद्ध राणा प्रताप सिंह से संघर्ष। तो यहाँ पे राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पे अकबर अब विजय प्राप्त कर चुका था। तो मेवाड़ उस समय सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था और मेवाड़ का एक अपना अलग से सामरिक महत्व था। उसको जीतना अकबर के लिए बहुत जरूरी था। और वहाँ पे उस समय पे राणा प्रताप सिंह का राज था। राजपूत शासक था, काफी वीर और पराक्रमी शासक था और वो भी जो है अकबर को चुनौती देने के लहजे से पूर्णतः सक्षम था। और इनके लिए जो है कुछ एक सीरियल भी बने हुए हैं, जैसे महाराणा प्रताप और जो अकबर की जो महानता दिखाने वाला जो सीरियल है जोधा अकबर। खैर ये तो एक काल्पनिक कहानियों को मद्देनजर रख के बनाए गए हैं और उनमें जो है काल्पनिकता का समावेश ज्यादा होता है, लेकिन हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखना पड़ेगा कि राणा प्रताप सिंह का जो चरित्र था वो कैसा था और अकबर का चरित्र जो है कैसा था। क्योंकि जोधा अकबर में अकबर को महान दिखाया गया है, अकबर का जो चरित्र चित्रण किया है वो अलग तरीके से अलग नजरिए से पेश किया गया है। और जो महान राणा प्रताप सिंह के नाम से जो सीरियल है टीवी पे, उसका जो है उसमें महाराणा प्रताप को ही वीर शूरवीर बना करके जो है दिखाया गया है। तो इनके जो संघर्ष थे मेवाड़ के लिए, उसमें कितनी बार इन्होंने आपस में मुठभेड़ की और कौन जीता। हालांकि महाराणा प्रताप के बारे में तो जो उसका घोड़ा चेतक था उसके बारे में काफी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही गई हैं। तो इसके लिए इनके चरित्रों को देखना बहुत जरूरी है। राणा प्रताप और अकबर के चरित्र अध्ययन से पहले जो है ऐतिहासिक दृष्टि से हमें ये देखना होगा कि 1572 तक अधिकांश जो राजपूत शासक थे वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। तो अब जो है राणा प्रताप के लिए भी यही प्रस्ताव अकबर ने भेजा, शांति प्रस्ताव की वो भी अकबर के साथ या तो मित्रता कर ले या उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन 1572 में राणा प्रताप के पास आया हुआ ये प्रस्ताव उसने इनकार कर दिया। यहाँ पे आपको ये बता दूं मैं कि ये जो राणा प्रताप है जो आगे महाराणा प्रताप के नाम से फेमस हुआ, वो राणा उदय सिंह का पुत्र था। और 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा प्रताप जो है मेवाड़ का नया शासक बना था। तो यहाँ पे उसने ना तो अकबर की अधीनता स्वीकार की, न ही उसकी मित्रता को स्वीकार किया। तो बिना उसकी अधीनता या मित्रता को स्वीकार किए उसने मुगलों से युद्ध करने के लिए, टक्कर लेने के लिए जो है तैयारियां शुरू कर दी। उधर अकबर ने भी एक बड़ी सेना के साथ मान सिंह और आसफ खान जो उसका मुख्य सेनापति था, आसफ खान और मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। यहाँ पे आसफ खान और मान सिंह के नेतृत्व में 1576 में जो है राणा प्रताप पे चढ़ाई की गई और यहाँ मुगल सेनाओं को राणा प्रताप की सेना ने करारी जो है मात दी। और इस करारी मात में विजय किसकी हुई इस बारे में जो है अभी विभिन्न इतिहासकारों के मतभेद है, क्योंकि युद्ध के बीच में ही ये अफवाह फैल गई कि सम्राट अकबर स्वयं आ रहे हैं और स्वयं जो है वो युद्ध की जो नेतृत्व है वो स्वयं संभालेंगे। तो इस खबर से जो है जो राजपूत सेना थी उसमें भगदड़ मच गई। यहाँ पे राणा प्रताप को घायल कर दिया गया और बुरी तरह से घायल अवस्था में उसको युद्ध क्षेत्र से उठा करके ले जाया गया। तो यहाँ पे कुछ एक इतिहासकारों का ये कहना है कि मुगल सेनाओं की यहाँ पे विजय हुई, लेकिन कुछ एक लोग राणा प्रताप को विजय का सूचक मानते हैं। हालांकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों का राणा प्रताप को घायल कर देना और राजपूत सेनाओं को भागने के लिए मजबूर कर देना उनकी विजय का सूचक रहा है। और यहाँ पे गोगुंडा नामक जो एरिया था उस पे जो है
राणा प्रताप का जो एरिया था वो गोंडा का, उस पे अकबर का कब्जा हो गया। तो इसके बाद जो है राणा प्रताप ने बहुत सारे कुछ अन्य विश्वास पात्र अपने मित्र साथियों के साथ एकजुट होकर के 1576 से लेकर के 1597 तक, जब तक राणा प्रताप जिंदा रहा, मुगलों के साथ उसकी छोटी मोटी छुटपुट मुठभेड़ होती रही। और यहाँ पे चित्तौड़ को छोड़ करके मेवाड़ के आसपास का पूरा एरिया जो है राणा प्रताप ने पुनः अपने संरक्षण में स्थापित कर लिया। और उसकी मृत्यु के बाद जो है अकबर की मृत्यु तक ये संघर्ष मेवाड़ के लिए जो अकबर का संघर्ष था वो चलता रहा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज 8 स्थानों की बात की है। तो अभी अकबर के बहुत सारे अभियान और भी शेष रहते हैं, लेकिन ये सारे अभियान एकदम से ही एक लेक्चर में ही खत्म नहीं हो सकते। तो उसके लिए 2-3 लेक्चर उसमें लगेंगे। और ये जो अभियान है इनको हम धीरे धीरे जो है अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो जो है हमें याद करने में भी आसानी होगी। तो आज हमने पढ़ा है उसका अकबर का मालवा अभियान, उसके बाद उसकी जो जौनपुर की मेड़ता की विजय थी उसके बारे में चर्चा की है। उसके बाद हमने उसकी गोंडवाना विजय की चर्चा की है। हमने उसकी अकबर की जो चित्तौड़ विजय की चर्चा की है, रणथंभौर कालिंजर का अभियान की चर्चा की है, गुजरात विजय की चर्चा की है, बंगाल और बिहार विजय की चर्चा की है। और यहाँ पे महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का जो युद्ध था अकबर का, उसमें ना तो राणा प्रताप जीत सका पूर्ण रूप से और ना ही मुगल सेना जीत सकी, क्योंकि यदि महाराणा प्रताप पूर्ण रूप से जीत पाता तो वो पूर्ण रूप से मुगलों को यहाँ से खदेड़ देता, जो ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे राजपूत जीतने ही वाले थे कि एक अफवाहवश उनमें अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई, जिनमें उसका मुख्य सेनापति जो है घायल कर दिया गया और उसको भी जो है अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। तो यहाँ से हालांकि कहते हैं कि राणा प्रताप का भी वीर था, वो भागने वाला नहीं था, पीठ दिखाने वाला नहीं था, वो तो उसको जो है घायल अवस्था में उठा करके ले जाया गया था। लेकिन इस सब से ये साबित नहीं होता कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये निर्णायक रहा। ये बिना किसी निर्णय के, पूर्ण विजय के और बिना किसी पूर्ण रूपेण एक पक्ष की विजय के जो है बिना निर्णय दिए ही ये आगे लंबे समय तक ये चलता रहा और छोटी मोटी मुठभेड़ों में ये आगे तब्दील होता रहा। तो इस प्रकार से मेवाड़ के साथ राणा प्रताप के जो संघर्ष थे वो 1576 से आगे 1597 तक चलते रहे, जब वो जीवित रहा। अकबर की मृत्यु तक ये संघर्ष ऐसे ही चलते रहे। उसके बाद उसके जो कश्मीर विजय, उड़ीसा के लिए अभियान है, और जो पाकिस्तान की साइड के जो एरिए थे, चाहे वो काबुल पे कब्जा था, तो वो अभियानों की चर्चा करना भी शेष है। तो हमने आज जो ये 9-10 अभियान पढ़े हैं उनको आप अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से उनको पढ़ेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है। थैंक यू।